Hello, friends. Good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 2nd April, so let's get started. आज का न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीजें आई हैं तो हमें देखना चाहिए डिटेल में। ओके, कचतहीबो आइलैंड का इशू ये हमने कल डिटेल में समझ लिया था और इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर ने भी 2022 में एक पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट में कहा था दैट कचतहीबो आइलैंड लाइज विद इन दी मैरीटाइम बॉर्डर ऑफ श्रीलंका। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी पहले ये कह चुकी है कि श्रीलंका के मैरीटाइम बॉर्डर में ही आता है। ओके, लेकिन अब जस्ट बिकॉज ऑफ लोकसभा इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर ने ये जो मैटर को पॉपअप किया है ये ठीक नहीं है और हम अंदर देखेंगे जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स है वो भी यही कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ने ठीक नहीं किया है। डीएमके और अदर जो रीजनल पार्टीज हैं तमिलनाडु की, वो ये सब मैटर उठाती रहती हैं क्योंकि उनकी लोकल पॉलिटिक्स पे उसका इम्पैक्ट रहता है, राइट, सेंटर पे प्रेशर बनाने के लिए। बट जब खुद प्राइम मिनिस्टर ऐसे बैंड पैकन ज्वाइन करते हैं तो वो ठीक इसलिए नहीं होता है बिकॉज एक डेमोक्रेसी में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकारें बदलती रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज पावर से बदलती रहेंगी, बट जो फॉरेन पॉलिसी होती है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री की, वो स्टेबल रहे, वो कंटिन्यूअस रहे, वो चेंज ना हो। आज आप ब्लेम कर रहे हो कि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की चीजें कर दी, आज आप कुछ कर रहे हो। आपने भी बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था, हमने, राइट, हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था उनके साथ। बट अब फिर कल को अगर वापस से कांग्रेस या दूसरी गवर्नमेंट आती है, अगर वो इसको क्वेश्चन करने लगे तो क्या बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन डिस्टेबलाइज नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, राइट। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डीपीएसपी वो भी यही कहता है कि इंटरनेशनल मैटर्स में कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, राइट। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने इसको पॉपअप किया उसी तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने भी उन्हीं की धुन में धुन मिला दी, राइट। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स को हमें इस पे नहीं करना चाहिए, राइट। दिस इज जस्ट ए चेंज ऑफ स्टैंड ड्यू टू इलेक्शन। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका हर फैसला सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड ही होता है, राइट। रिमेंबर हमने कुछ ऑपरेशन किए थे फॉरेन नेशनल निकालने के लिए, तो कर्नाटका में चुनाव थे तो ऑपरेशन का नाम रख दिया मिशन कावेरी। यूपी में चुनाव थे तो उस टाइम रख दिया ऑपरेशन गंगा, राइट। इस तरह से ही चलता है इनका दिमाग। एनीवे, हीट वेव्स आ जाएंगी इलेक्शन के दौर में तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रैलीज होती हैं, पब्लिक रैली स्पीचेस, उस टाइम पर पब्लिक को काफी सफर करना पड़ता है इसमें, ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक और साहित्य अकेडमी के जो ऑथर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया ये कहकर कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है इन दी वर्किंग ऑफ साहित्य अकेडमी। और हमने भारत रत्न के टाइम देख ही लिया है कि कैसे इतने बड़े प्राइज भी अब पॉलिटिकल ग्राउंड्स या पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर दिए जाने लगे, और आज से नहीं पहले से भी दिए जाते रहे। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलने में इतनी देर नहीं होती, पटेल जी को मिलने में इतनी देर नहीं होती। ओके, तो ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन हमेशा से रहे हैं। एनीवे, यहाँ पर देखिए, जब सबसे ज्यादा अगर डेंसिटी देखेंगे ना पॉपुलेशन वाइज, तो केरल भी वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी रखता है। पॉपुलेशन रेट, फर्टिलिटी, ग्रोथ रेट नीचे है, बट इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी की लोगों ने कहाँ घर बना लिए, बिल्कुल समुद्र के करीब। ओके, हाउसेस डिस्ट्रॉयड बाय सी सर्च ऑन मंडे इन कोल्लम केरल। जस्ट क्लाइमेट का एक इशू है। एनीवे, कल मैंने आपके साथ ये कच्छातीबो आइलैंड डिस्कस कर दिया था, 1974 का एग्रीमेंट, 1976 का एग्रीमेंट। ओके, और हमने ये एक डिस्प्यूट था एक्चुअली उस टाइम के सैलून और ब्रिटिश एम्पायर के बीच, ब्रिटिश इंडिया के बीच, राइट। तो इंडिया ने कोई अपनी टेरिटरी नहीं दी थी, जो डिस्प्यूट था बस उसको सेटल कर लिया था, हमने अपने राइट्स उस पर छोड़ दिए थे, राइट। 1974 एक्ट, 1976 एग्रीमेंट, ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं हम कल के डिस्कशन में। अगर आपने नहीं देखा तो आप कल वाला डिस्कशन देख सकते हैं। यहां पर इसराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला किया है जो कि सीरिया में लोकेटेड है। सीरिया वही जहां पर हिजबुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहता है, राइट। तो इसराइल अपने आप को, मैं कई बार समझा चुका हूं, नेतन्याहू की पर्सनल वॉर बन चुकी है ये। ऊपर लेबनान है, ठीक है, ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है, और सीरिया के साथ गोलन हाइट्स का इशू चल रहा है। गोलन हाइट्स यूएन कह चुका है कि सीरिया को हैंड ओवर करो, बट इसराइल नहीं कर रहा है। लेबनान है, यहाँ पे हिजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है सपोर्टेड बाय ईरान। ओके, तो ईरान हमेशा इसराइल का काफी एनिमी रहा है, तो वो सीरिया में ईरान का जो कॉन्सुलेट था उस पर कल एयर स्ट्राइक किया है इसराइल ने। ओके, एक अच्छी चीज हुई है कि ये जो फिजिकल फेडरलिज्म का हमने एक टॉपिक किया था, ठीक है, उसमें हमने केरल का इशू समझा था कि केरल पे जो सीलिंग लगाई है सेंटर ने कि केरल मिसमैनेज कर रहा है अपने फाइनेंसेस को, तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाता है।
तो सुप्रीम कोर्ट में कैरल ने केस फाइल किया था और यहाँ पर एक अच्छी चीज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करने की जरूरत है हमें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल डिमांड करता है और अब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच को जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी। ओके, तो ये एक अच्छी चीज है। आर्टिकल 293 को समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, और मैं आपको वो भी रिवाइज करा दूंगा कैरल का जो इशू था। सी, यहाँ पर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 12, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई पार्ट्स हैं, उसमें से जो पार्ट 12 है वो डील करता है विद द बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, दिस पार्ट 12। इस पार्ट 12 में दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 292 जो बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है और आर्टिकल 293 जो बोरोइंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब ये आर्टिकल 293 के अंदर एक क्लॉज 3 डाला गया है इसमें। ठीक है, इस आर्टिकल 293 क्लॉज 3 में ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, लेकिन अगर उस पर ऑलरेडी पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डेट है, कोई कर्जा है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा बिफोर रेजिंग फर्दर बोरोइंग्स। ओके, और ये कंसेंट की वजह से ही ये जो सारा मैटर है ये पॉपअप हुआ है। ठीक है, दिस, सो रिमेंबर दिस आर्टिकल 293 क्लॉज 3। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, कोविड के टाइम, उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसने कहा था कि हम आपको, सेंटर ने परमिशन दी थी स्टेट गवर्नमेंट को 2020 में कि आपको एडिशनल बोरोइंग कितनी 1% ऑफ योर स्टेट जीडीपी, आपकी स्टेट जीडीपी का 1% एडिशनल बोरोइंग आप कर सकते हो अगर आप 4 क्रिटिकल रिफॉर्म लेते हो, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट कीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म कीजिए, अर्बन लोकल बॉडी और यूटिलिटी में रिफॉर्म कीजिए एंड पावर सेक्टर में रिफॉर्म कीजिए। अगर आप ये चारों रिफॉर्म करते हो तो हम आपको परमिशन देंगे एडिशनल 1% ऑफ योर स्टेट जीडीपी की बोरोइंग करने की। और परमिशन दे कौन रहा है? सेंटर। तो यही हमारा मेन मैटर है कि सेंटर कैसे स्टेट फाइनेंसेस को रेगुलेट कर रहा है यहाँ पर। ओके, बाकी इन छुटपुट बातों में नहीं जाना है। अब हम आएंगे सीधे कैरल वाले इशू पर कि कैरल में क्या हुआ। कैरल में इन्होंने क्या किया, नेट बोरोइंग जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है उस पर एक सीलिंग लगा दी सेंटर ने। लेकिन इसमें दोनों के स्टैंड देख लेते हैं हम, सेंटर का क्या आर्ग्यूमेंट था इसके फेवर में और स्टेट गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट था। तो नेट बोरोइंग सीलिंग ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज ओपन मार्केट, कि मार्केट से जाके अब स्टेट गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकती क्योंकि उन पे सीलिंग लगा दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, और इस सीलिंग को डिटरमिन करने के लिए सेंटर ने क्या किया है, सेंटर सब्ट्रैक्ट कर देता है स्टेट की लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। अब देखिए ये एक मेजर कंसर्न है कि पब्लिक अकाउंट्स की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो जनरली कैलकुलेट नहीं की जाती हैं इसमें। ओके, पब्लिक अकाउंट इज लाइक कि आप लोग जो स्कीम्स वगैरह में एनरोल होते हो गवर्नमेंट की, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में चलती है कन्या योजना, राइट, उसमें बच्चियों की एफडी करा दी जाती है, ये सब पब्लिक अकाउंट का पैसा होता है। तो ये डेट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इस सीलिंग में इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड किया सेंटर ने। तो एक तो स्टेट का फर्स्ट काउंटर ये बन गया कि ये आपने गलत किया। ठीक है, सेकंड, एडिशनली द बोरोइंग बाय स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, जैसे सबके सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कुछ ना कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे इनके पास है केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो ये जो एंटरप्राइजेस हैं ये इनका जब भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है, अगर बजट में से दे दिया जाता है, ठीक है, ये लोन रेज करेंगी और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगी, सपोज अभी वहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट से पे कर रही है, राइट, तो ये भी डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम दी एनबीसी, दिस सीलिंग। ठीक है, ये भी डिडक्ट किया जाएगा। अब अगर आप ऐसी चीज करोगे तो ये सेकंड आर्गुमेंट बन जाता है कैरल के लिए कि फिर अगर ऐसा होगा तो हम लोग ना फंड रेज कर पाएंगे, ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना स्टेट हमारा प्रोग्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो मेजर कंसर्न थे कि आपने पहला तो पब्लिक अकाउंट वाला पैसा क्यों ऐड किया, और दूसरा कि आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो लोन रेज कर रही हैं उस पे पे करने वाला इंटरेस्ट या प्रिंसिपल बजट में से उसको डिडक्ट क्यों किया इसमें से। ठीक है, तो सेंटर के आर्गुमेंट देखते हैं पहले। सेंटर कह रहा है अंडर आर्टिकल 293 क्लॉज 3 जो हमने ऊपर देखा था कि आपको कंसेंट लेना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को कंसेंट लेना पड़ेगा सेंटर से अगर उसके पास ऑलरेडी पहले से सेंटर की तरफ से कोई डेट है तो। ओके, ये कह रहे हैं, ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम इंश्योर करना चाहते हैं फिजिकल डिसिप्लिन केरल की, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी। ओके, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन ने भी यही रेकमेंड किया था कि सेंटर शुड इंश्योर द फिजिकल डिसिप्लिन बाय द स्टेट्स। ठीक है, सेंटर खुद अपने आप पे इतना कर्जा कर ले, 55 लाख करोड़ जो 70 साल में लिया उसका 3 टाइम्स सेंटर ले ले से 10 साल में, वो अलग चीज है। ठीक है, वो सेंटर को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट स्टेट अगर लेते हैं लोन तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पर पावर दी हुई है। और दूसरा, इट इंक्लूड्स द स्टेट एंटरप्राइज डेट्स इन एनबीसी टू प्रिवेंट द ऑफ बजट ट्रांजैक्शन हिडन लाइबिलिटीज। अब देखिए होता क्या है कि आपके बजट वगैरह में गवर्नमेंट जो लोन रेज करती है ना वो तो दिखा दिया जाता है, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ,
ओके, सेंटर ने तो अब इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। लेकिन सपोज सेंटर की जैसे एजेंसी हुआ करती थी एफसीआई, तो एफसीआई को भी सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती थी कि आप डायरेक्ट लोन ले लीजिए मार्केट से, ताकि हमें ना दिखाना पड़े बजट में। ये गवर्नमेंट एजेंसी ने लोन लिया, गवर्नमेंट ने लोन नहीं लिया है, ठीक है। फिर इस पे इंटरेस्ट वगैरह वो सरकार बजट से पेश करती रहती थी। तो उससे होता क्या था कि सरकार की जो लाइबिलिटीज होती थी ना, वो उस वक्त के लिए हिडन हो जाती थी, दिखानी नहीं पड़ती थी बजट के डेफिसिट में। तो सेंटर ने तो अब इसको चेंज कर दिया है कि नहीं, अब अगर हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज भी लोन ले रहे हैं तो हम शो करेंगे। बट स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक किया नहीं था। ओके, तो ये सेंटर ने कहा है कि इसलिए हमने यहाँ पर जो स्टेट एंटरप्राइज जो डेट ले रहे हैं उसको भी इंक्लूड करा है, ताकि ये ऑफ बजट ट्रांजैक्शन भी शो हो। जब सेंटर ने ये रिफॉर्म कर लिया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ये रिफॉर्म क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट का देख लेते हैं, उसका क्या आर्ग्यूमेंट है। उसका कहना है कि ये जो स्टेट एंटरप्राइज डेट है, जैसे केरल इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड इनका जो लेता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, आपने इसको क्यों इंक्लूड किया। तो सेंटर का कहना है हमने अपने भी इंक्लूड करें ऑफ बजट बोरोइंग, तो आपकी भी इंक्लूड किए, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। इट नोट दैट 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट डज नॉट स्पेसिफिकली रेकमेंडेड इंक्लूडिंग स्टेट एंटरप्राइज डेट इन एनबीसी, ठीक है। तो ये बात तो है, सेंटर जो आर्गुमेंट दे रहा है कि हम 15th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था फिजिकल डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी का इंश्योर करने का, उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि आप स्टेट एंटरप्राइजेस जो डेट ले रहे हैं उसको भी इंक्लूड कर दीजिए सीलिंग के लिमिट में। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 266(2). ये आर्ग्यू करता है कि पब्लिक अकाउंट ट्रांजैक्शंस दे अंडर स्टेट जुरिस्डिक्शन, ये आपने क्यों इंक्लूड किया है एनबीसी के कैलकुलेशन में। ओके, तो ये भी एक पॉइंट बनता है कैरल का कि अंडर आर्टिकल 266(2) पब्लिक अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन में आते हैं, सेंटर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज इट एम्फेसाइजेस द केरल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, एफआरबीएम। जैसे सेंटर का होता है एफआरबीएम एक्ट, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो ऑलरेडी 3% से कम है, तो फिर देयर इज नो नीड फॉर सेंट्रल इंटरवेंशन। ओके, और इस तरह से आर्टिकल 202 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंट्री 43 ऑफ स्टेट लिस्ट, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टेट कंट्रोल इट्स पब्लिक डेट एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, सेंटर का इंपोजिशन करना ठीक नहीं है। ओके, तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये मैटर अब गया है सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के पास, और वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करेगा, और फिर जो भी जजमेंट निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आके इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे फॉर मेंस। ओके, चलिए, यहाँ पर ये फॉर्मर एक्स डिप्लोमेट हैं, ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, शिव शंकर मैनन, अच्छी रेपुटेशन के साथ रिटायर हुए हैं। तो ये भी यही कह रहे हैं कि इट शुड कॉशन द गवर्नमेंट ऑन कच्चा थीबू, ये ठीक नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उस दिन अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में, वो ठीक नहीं है, ठीक है। ये 2010 to 14 में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इन्होंने कहा है गवर्नमेंट का ये स्टेप सेल्फ गोल हो सकता है। वैसे ही हमारी नेबरहुड में ज्यादा अच्छी नहीं बन रही है आजकल, ठीक है। नेपाल हमसे नाराज चल रहा है, भूटान उधर चाइना के साथ टेरिटरी स्वैप ऑलमोस्ट करने वाला है, म्यांमार डिस्टर्ब चल रहा है, मॉलडीव्स हमसे काफी अगेंस्ट है, श्रीलंका सिर्फ एक मिडिल पाथ पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो हैवीली चाइना की तरफ ही टिल्टेड है, उसके पोर्ट की लीज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, ठीक है। उसने शिप के आने पर मॉरेटोरियम लगाया 1 साल का, तो सिर्फ चाइनीज शिप पे नहीं लगाया, उसने हम पे भी लगाया कि आपकी भी शिप नहीं आएगी, राइट। तो नेबरहुड में पाकिस्तान अफगानिस्तान तो फिर छोड़ ही दीजिए, नेबरहुड में किसी के भी साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं अभी। और अगर हम यहाँ पर श्रीलंका के साथ कच्छातीपू आइलैंड को रेस करेंगे तो हम श्रीलंका को और ज्यादा पुश कर देंगे चाइना की तरफ, ये एक सेल्फ गोल वाली सिचुएशन बनेगी। The situation on the ground is hard to reverse. रिवर्स तो देखिए हो नहीं सकता वो, ठीक है। बट द इशू रेज्ड बाय द कंट्रीज लीडरशिप विल डैमेज द क्रेडिबिलिटी एंड कुड बी ए सेल्फ गोल। अब बांग्लादेश ने हमारे साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया, ठीक है, वो हमें मदद भी करता है नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को काउंटर करने में, तो फिर वो बांग्लादेश कैसे हम पे भरोसा करेगा कि ये मोदी सरकार ने कर दिया एग्रीमेंट, हो सकता है अगली सरकार आके इस पे क्वेश्चन रेज कर दे, जैसे आज कच्चा पे रेज कर रहे हो। Sovereignty and territorial integrity are not the issues where government's position change when there is a change in government, ठीक है। Sovereignty के इशू और territorial integrity के इश्यूज गवर्नमेंट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होने चाहिए। The whole architecture of agreement with India's neighbor could be damaged if there is a change in original understanding, ठीक है। तो एक अच्छा वो एक गलत मैसेज देगा पूरे रीजन को। और ये तो खुद मिनिस्ट्री ने अपने रिस्पॉन्स में कहा है 22 में, और अपनी वेबसाइट पे भी लिखा था दैट कच्छातीपू लाइज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। जब आपने इंडिया श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो बनाई है, जब वो उसके अंदर ही लाई कर रहा है कच्छातीपू, तो फिर डिस्प्यूट की तो बात ही नहीं रह गई है। या तो आप ये कह दीजिए कि हम इस मैरीटाइम बाउंड्री को ही नहीं मानते। अगर आप मैरीटाइम बाउंड्री को मान रहे हो कि ये
बाउंड्री है दोनों देशों के बीच की, तो भी कच्चा तो उसके अंडर लाई कर रहा है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, मैंने कल के सेशन में आपको दिखाया भी था एक्स्ट्रा नोट्स में। ओके, मैं फिर से दिखा देता हूँ। राइट, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। सी, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम लाइन है, और कचातीबू कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है अंडर। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर इंडिया श्रीलंका की। जब कचातीबू इसके अंदर लाई कर रहा है, श्रीलंका का एरिया में आ रहा है, तो फिर उसको क्वेश्चन करने का क्या सेंस बनता है? ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन तमिलनाडु में आपको सीट चाहिए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि कोई भी डिप्लोमेट अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, सी पार्लियामेंट इन इट्स रिप्लाई इन 2017 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो स्टेट मिनिस्टर थे वीके सिंह, उन्होंने कहा था प्रॉब्लम ऑफ फिशरमैन बीइंग अरेस्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट वाज नॉट लिंक्ड टू कचाथीवू आइलैंड डायरेक्टली। ठीक है, कचाथीवू आइलैंड पे जाना तो अलाउ है, वो अपनी नेट्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं, उसके आसपास फिशिंग नहीं कर सकते, वो अलग चीज है। लेकिन ये श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं फिशिंग करते करते, इसलिए वो अरेस्ट होते हैं। 1974 agreement had been responsible for an improvement in relation between the two countries. Okay. Similarly, fishermen retain the right to visit to celebrate Saint Anthony's Day Church. ठीक है, वहां पर एक चर्च है, अभी कल ही सेलिब्रेट किया इन्होंने। It allowed to dry their nets there, but they cannot fish near the island. ठीक है, इस तरह से हमने एग्रीमेंट किया बांग्लादेश के साथ 2015 में, हमने सेटल किया, वहां पर भी लैंड बाउंड्री एनक्लेव थे काफी सारे। ठीक है, इंडियाज डिसीजन टू एक्सेप्ट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग वर्डिक्ट इन 2014 in favor of Bangladesh maritime boundary led to an overall improvement in Delhi Dhaka relation। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चाइना ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जब उसके अगेंस्ट रूल दिया साउथ चाइना सी में, तो उसे नहीं माना चाइना ने। लेकिन जब इसी कोर्ट ने इंडिया बांग्लादेश की मैरीटाइम बॉर्डर पे कहा कि नहीं, भारत जो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअली बांग्लादेश का एरिया है, ठीक है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था। और बांग्लादेश खुश भी हुआ कि भारत ने हमसे बड़ी पावर होते हुए भी इस अवार्ड को माना जो उसके अगेंस्ट में आया था। तो हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ इंप्रूव होते चले गए। लेकिन अब श्रीलंका के साथ आप रिश्ते ही इंप्रूव करने के लिए हमने कच्चा थी वो आइलैंड का मैटर सेटल किया था, बट आप उसको फिर से पॉपअप कर रहे हो। राइट, चलिए, सीए के बारे में मैंने आपसे 3 दिन पहले बात की थी कि यहाँ पर कोई भी हिंदू टेम्पल हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो सर्टिफिकेट इशू कर देगी इनको कि हाँ आपका रिलीजन फलाना फलाना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आरएसएस से एफिलिएटेड एक ग्रुप है, ठीक है, वो कैंप लगा रहा है और इशू कर रहा है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कि हाँ ये नॉन मुस्लिम लोग हैं, इनको ये एलिजिबल है। ग्रुप का नाम क्या है? सीमाजन कल्याण समिति। द सर्टिफिकेट ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी इशूड बाय ए लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उसमें आरएसएस से एफिलिएटेड एक इंस्टीट्यूट इशू कर रहा है। तो इन इंस्टीट्यूट, इन प्रीस्ट, इन टेम्पल्स, इनका क्या काम है? काम सिर्फ ये सर्टेन करना है कहीं ऐसा ना हो कि कोई पाकिस्तान से आया हुआ मुस्लिम भी क्लेम कर दे कि नहीं नहीं मैं तो नॉन मुस्लिम हूं और मुझे सिटीजनशिप दे दो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एसर्टेन कर रहे हैं कि ये बंदा नॉन मुस्लिम है या नहीं। ठीक है, the certificates which could also be issued by a local priest are to validate the religion of the applicant। ठीक है, ये रिलीजन को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये मैटर हमारे काम का नहीं है, लेकिन यूपीएससी एक बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी पे। ठीक है, और ये चीजें स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलती, इसलिए मैं कहता हूं कुछ अगर दिन में पढ़ने का मन नहीं भी है तो मत पढ़ो, ब्रेक ले लो, लेकिन प्लीज न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना जुडिशियल कस्टडी, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और पुलिस कस्टडी, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? और मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ना ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है दैट मैं आपको फालतू चीजें दिखा रहा हूँ। एनीवे, ये रहा वो क्वेश्चन जो कि आपका पीवाईक्यू में पूछा गया था। ओके, 2021 का क्वेश्चन है। सी, जुडिशियल कस्टडी मीन्स, चलिए आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, पहले इसको वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। चलो पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, बेटर समझ में आएगा। पुलिस कस्टडी की जब हम बात कर रहे हैं ना, पुलिस कस्टडी में अगर किसी को रखा गया है, इसका मतलब उसकी इमीडिएट फिजिकल कस्टडी पुलिस को दे दी गई है। ठीक है, उस पर्सन को इमीडिएटली, यानी वो पर्सन इन फिजिकल बॉडी उसकी पूरी, ठीक है, वो पुलिस को दे दी गई है। ठीक है, पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं उसको फॉर फर्दर प्रोसेस। यहां पर सस्पेक्ट को इंटेरोगेट किया जा सकता है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में लिया है तो इंटेरोगेट किया जा सकता है। हालांकि उसका जो लीगल काउंसिल होगा, जो वकील, वो प्रेजेंट रहेगा इंटेरोगेशन के टाइम टू इंश्योर कि उसके राइट्स रिस्पेक्ट हो और उसको कोई फिजिकल हार्म ना हो या उसके साथ कोई ब्रुटैलिटी ना की जाए। ओके, पुलिस कस्टडी इज द प्रोटेक्शन एंड केयर प्रोवाइडेड बाय द पुलिस। यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपको उस इंसान को प्रोटेक्शन देनी है, सेफली रखना है। ठीक है, ये पुलिस कस्टडी हो गया, सिंपल है वो तो। बट जुडिशियल कस्टडी की जब बात आती है ना,
तो ये जुडिशियल कस्टडी में आपको भेज सकता है जज या फिर कोर्ट। ठीक है, जज और कोर्ट से वही भेज सकता है और ये माना जाएगा कि आप उस जज की कस्टडी में हैं। दिस कस्टडी इज ऑर्डर्ड बाय द जज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ केस एंड देयर इज नो इंटेरोगेशन। जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है तो इंटेरोगेशन नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। कल अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 15 दिन के लिए, यानी कि वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। ठीक है, पुलिस की कस्टडी में नहीं रहेंगे, वो जेल में रहना होगा और वहां पे उनको कोई इंटेरोगेशन नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस को इंटेरोगेशन करना होता ना तो पुलिस वहां पे रिक्वेस्ट करती कोर्ट से कि अभी हमें इनको इंटेरोगेट करना है तो आप इनको पुलिस कस्टडी में दे दीजिए, तो कोर्ट फिर पुलिस कस्टडी में देता। लेकिन जब जज ने कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, यानी कि अब वो जज की जिम्मेदारी है सब कुछ इंश्योर करना, राइट। अनलेस इंटेरोगेशन नहीं कर सकते अनलेस द सिचुएशन कॉल्स फॉर द एक्शन विद परमिशन ऑफ द जज। और अगर इंटेरोगेशन करना जरूरी भी हो तो फिर पुलिस को परमिशन लेनी होगी कोर्ट से कि चलिए हम अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, आपकी जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा इंसान, लेकिन हमें इंटेरोगेशन करने की परमिशन दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लीगल काउंसिल जैसे को कुछ अलाउ नहीं किया जाता, कोई लॉयर वॉयर नहीं प्रेजेंट रह सकता। ए पर्सन अंडर जुडिशियल कस्टडी इज अंडर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द जज। यहाँ पे जज की जिम्मेदारी है उसकी सेफ्टी और सब कुछ इंश्योर करना, पुलिस की नहीं, राइट। ओके, याद रहेगा। अब जरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। नाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एंड अक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मैजिस्ट्रेट, राइट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में माना जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में है तो। एंड सच अक्यूज इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। नो, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में लॉकअप में जब रखा जाएगा जब पुलिस कस्टडी में होगा। जुडिशियल कस्टडी में आ गया यानी कि उसको रखा जाएगा जेल में। ओके, तो ये जो यहाँ पे नॉट वर्ड लगाया ना इसने सेंटेंस को गलत करवा दिया, सो ये ऑप्शन गलत हो गया था। एंड ट्रस्ट में ये क्वेश्चन टफ माना गया था उस साल, क्योंकि इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि ये चीजें न्यूज़पेपर में आ जाती हैं और चली जाती हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेंगी। ओके, इसीलिए न्यूज़पेपर पे भरोसा रखिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये पॉइंट अभी हमने देखा। ओके, तो सेकंड पॉइंट इज ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ओनली, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन एंड इट वाज कंसिडर्ड एज द टफ क्वेश्चन इन दैट ईयर। ओके, तो ध्यान रखिएगा जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी में फर्क। अब इसके साथ तीन और टर्म आते हैं, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यूपीएससी जब भी पीवाईक्यू से कुछ ट्रेस करता है ना तो एक ही स्टेप आगे का पूछता है। तो इन तीन चीजों में जरा फर्क देखिए, डिटेंशन, अरेस्ट एंड कस्टडी। देखिए, हम कई बार न्यूज में पढ़ते हैं ये टर्म कि फलाना आदमी को डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा, या फलाना आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, या उसको कस्टडी में ले लिया गया। तो हम इन तीनों वर्ड को जनरली एक ही मतलब समझते हैं, बट यूपीएससी चाहेगा आपसे कि आपको इनका डिफरेंस पता हो। ठीक है, यहाँ पे डिटेंशन, द एक्शन ऑफ डिटेनिंग समवन और द स्टेट ऑफ बीइंग डिटेन्ड इन ऑफिशियल कस्टडी, यानी कि यहाँ पर ऑफिशियल कस्टडी में उसको डिटेन किया जाएगा। पुलिस ओनली नीड रीजनेबल सस्पिशन टू होल्ड द सस्पेक्ट। सिर्फ अगर पुलिस को शक है आप पे कि आपने ऐसा किया है तो आपको डिटेंशन में लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही लेस सीरियस क्राइम के लिए लिया जाता है। जैसे अगर सपोज की कोई लड़की ये कह दे जाकर कि मुझे ऐसे वल्गर मैसेज इस नंबर से आए हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि ये मोबाइल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर है, तो आपको डिटेंशन में ले लिया जाएगा। हो सकता है कि वो उस वक्त आपके नाम पे वो सिम कोई और चला रहा हो, या वो फोन ही किसी और के पास हो। ठीक है, वो सब बात की बात है, लेकिन पहले आपको डिटेंशन में ले लिया जाएगा बिकॉज उनको ऐसा शक है क्योंकि ये सिम आपके नाम पर रजिस्टर है। ठीक है, इट मे लीड टू एन अरेस्ट इफ मोर एविडेंस इज फाउंड। अब अगर उसको एविडेंस मिलते हैं कि ये सिम सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर ही नहीं है, बल्कि ये सिम जिस फोन में लगी है वो फोन भी आप ही के पास है, तो फिर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है कि हमें और एविडेंस मिले हैं कि यही आदमी कल्प्रिट है। ओके, लेकिन अभी भी आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड में शो नहीं किया जाएगा। अगर सिर्फ डिटेंशन में लिया गया ना तो आपको शो नहीं किया जाएगा। जब अरेस्ट किया जाएगा तब आपको शो करेंगे क्रिमिनल रिकॉर्ड में, यानी आपके नाम के आगे क्रिमिनल रिकॉर्ड लग गया है। अब आप यूपीएससी फॉर्म भरोगे तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे अगेंस्ट ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड लगा है कभी। यूजुअली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन दे हैव टू लेट गो, या फिर अरेस्ट। या तो आप उसको जाने दीजिए अब थोड़ी देर में कि आपने सस्पिशन पे उसको अरेस्ट किया था, सस्पिशन पे उसको कस्टडी में लिया था, और या तो फिर आप एविडेंस और ले आइए और उसको अरेस्ट कर लीजिए प्रॉपरली। ठीक है, तो ये मतलब हो गया डिटेंशन का। अब हम चलते हैं अरेस्ट पे। यहां पर एक लीगल अथॉरिटी इसको प्रॉपर अपनी कस्टडी में ले लेगी कि हाँ हमें हमारे पास आपके खिलाफ सबूत हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है। ओके, और इसके लिए पुलिस को जरूरत होगी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की टू अरेस्ट समवन। ठीक है, ये जनरली ज्यादा सीरियस क्राइम के लिए किया जाता है एंड दिस मे लीड टू जेल टाइम इफ कन्विक्टेड। अब अगर कोर्ट ने जाके कन्विक्ट कर दिया आपको तो फिर जेल जाना ही पड़ेगा। इट डज शो अप ऑन क्रिमिनल रिकॉर्ड। नो, दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अरेस्ट किया गया ना तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। ठीक, इसलिए पुलिस कई बार क्या करती है, छोटे मोटे जैसे आपने कोई कहीं मारपीट कर ली है कहीं पे, या किसी पुलिस वाले से बदतमीजी कर ली है,
तो वो आपको थोड़ी देर अपनी डिटेंशन में रखता है, उसके बाद छोड़ देता है, अरेस्ट नहीं करता। अरेस्ट अगर कर लिया तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाओगे और फिर वो करियर पे प्रॉब्लम आएगी आपकी। ठीक है, दिस इट कैन बी हेल्ड अंटिल बेल इज पोस्टेड और अंटिल देयर केस कम्स टू कोर्ट। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है 24 आवर्स में कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या तो बेल ले लीजिए 24 घंटे के अंदर और चले जाइए, या फिर आप 24 घंटे वेट कीजिए और आपको 24 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरेस्ट हो गया। अब कस्टडी की बात समझते हैं। नो, सर्विलेंस और रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन कंसर्न। अब अगर आपको कस्टडी में ले लिया गया तो आपकी मूवमेंट पर ही रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि आप मूव नहीं कर सकते इधर से उधर। होल्डिंग ए पर्सन इन कस्टडी फॉर फर्दर इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन, और ये वो स्टेज होती है कस्टडी वाली जहां पर आपके साथ इंक्वायरी की जा सकती है, आपसे आपसे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ये मोर सीरियस क्राइम के लिए यूज होती है। एंड देर आर टू टाइप ऑफ कस्टडी, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, जो हमने ऊपर समझ लिया अभी। ओके, यहां भी आपका नाम पुलिस रिकॉर्ड में तो आएगा। Okay. Police custody is of 15 days and judicial custody is up to 60 to 90 days depending upon the case. लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो केस है, अरविंद केजरीवाल का केस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपको बेल नहीं मिलती है जब तक कि जज को ना लगे कि हाँ देयर इज सेटिस्फैक्टरी एविडेंस कि इनको बेल दे दी जाए। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है। ठीक है, इसमें आपको बेल इजीली नहीं मिलती है। तो ये सिर्फ यहाँ पे 60-90 डेज की बात नहीं है। जुडिशियल कस्टडी में भेजा जरूर गया है, लेकिन भेजा गया अंडर पीएमएलए एक्ट, तो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएंगे। चलिए, तो आपको जुडिशियल कस्टडी और इन सब में फर्क समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। ओके, मनरेगा मनरेगा में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और ये दिखाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है, सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल एरियाज में भी, थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट। उसके अलावा आपकी जो वेजेस हैं वो या तो स्टैग्नेंट हो गए हैं या इवन कम हो गए हैं। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे ना तो आपकी जो रियल वेज ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में वो उल्टा डिक्रीज हुई है। बट ठीक है, मीडिया ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है लोगों को कि वो सही गलत देख नहीं पा रहे। हीट वेव्स के बारे में जान लेते हैं। सी, हीट वेव अकर कब करती है, पहले तो ये जानना है जब आपका डे टेम्परेचर, ओके डे टाइम की टेम्परेचर की बात हो रही है, रात की नहीं, डे टेम्परेचर इन ए प्लेस आर एटलीस्ट 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। ठीक है, आपका जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है आपकी सिटी का, अगर उससे 4.5 डिग्री ज्यादा है किसी दिन का टेम्परेचर, तो वो हम मानेंगे कि हीट वेव है। लेकिन या तो 4.5 डिग्री ज्यादा हो जाए या ओवरऑल टेम्परेचर 45 डिग्री से क्रॉस कर जाए फॉर 2 कंसेक्टिव डेज, तब हम डिक्लेयर कर देंगे कि आपके शहर में हीट वेव चल रही है। ठीक है, और ये लगभग पूरे इंडिया में ही आती है एक्सेप्ट केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, केरल को याद रखिएगा, केरल में हीट वेव नहीं आती है ज्यादा। ओके, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारे क्रॉस कर गए 21,000 करोड़, तो ठीक है, वो अच्छी बात है। इट हैज ग्रोन बाय 31 टाइम्स इन पास्ट 10 ईयर्स। नो, ओजोन इज अ रियली वंडरफुल थिंग। ठीक है, ये जुपिटर का एक मून है, उस पे ओजोन के एविडेंस मिले। मून का नाम है कैलिस्टो। ठीक है, तो एक बात तो आप जानते होंगे कि ओजोन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये किसको रोक रही है, ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये ओजोन प्रेजेंट नहीं होती तो ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो सीधे हमारी अर्थ पे आती और ये इंसान की लाइफ, या ये मान लीजिए कि ओवरऑल ह्यूमन लाइफ को ही प्रॉब्लम क्रिएट करती। राइट, चलिए, पहले मैंने आपको स्पेक्ट्रम वगैरह दिखाया हुआ है ये पूरा। ठीक है, इसमें एक बात समझिए कि ये हो गई आपकी एक्सरे, ये है अल्ट्रावायलेट रे, ये है विजिबल लाइट, और ये है आपकी इंफ्रारेड। ठीक है, इसमें एक बात समझिए कि जो अल्ट्रावायलेट रेस है हमारी यूवी रेस, वो भी अलग अलग टाइप की होती है। अल्ट्रावायलेट रेस ए, अल्ट्रावायलेट रेस बी, अल्ट्रावायलेट रेस सी। ठीक है, और इन तीनों में फर्क जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सही, अल्ट्रावायलेट सी की जब हम बात करते हैं, इसकी होती है सबसे शॉर्ट वेवलेंथ इन तीनों में। ओके, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ, बट दिस अल्ट्रावायलेट सी आर मोस्ट हार्मफुल। okay, most harmful, but they are completely absorbed by the earth's atmosphere and does not reach the earth surface। अब सोचिए कि अगर यहाँ पर ओजोन नहीं होता तो ये अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट यूवीसी, ठीक है, जो सबसे हार्मफुल है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और ये इंसान की लाइफ को रहने लायक नहीं छोड़ती इस प्लेनेट पे। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट सी इज द मोस्ट डेंजरस, बट ये कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो जाती है ओजोन के द्वारा। इसलिए जब ओजोन डिप्लीशन होता है या वहां पर ओजोन होल बड़ा होता है तो वर्ल्ड को टेंशन होने लगती है।
यूवी बी रेस की बात कर लेते हैं। बी रेस ये मीडियम वेवलेंथ होती है, इसकी सबसे शॉर्ट है यूवी की, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी ना वही बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। सी वेवलेंथ क्या होती है इस तरह से, ठीक है। ये यहां से शुरू होकर यहां तक गई पूरी, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर, तो वेवलेंथ लंबी है, ठीक है। तो इतनी डेंजरस नहीं होती। लेकिन जब ये वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, बहुत शॉर्ट हो गई, और अब सोचिए कितनी तेजी से रिपीट होगी, और तेजी से रिपीट होगी यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वैसे भी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जब इसकी वेवलेंथ शॉर्ट थी, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट बी जो है हमारा, इसकी मीडियम वेवलेंथ है, इसकी इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, ठीक है। जब इसकी वेवलेंथ शॉर्ट थी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी, बहुत तेजी से हाई फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। इसकी मीडियम वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी मीडियम रहती है। दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव बट कैन नॉट पेनिट्रेट बियॉन्ड द सुपरफिशियल स्किन लेयर। ये आप तक पहुंचती जरूर है, लेकिन आपकी बॉडी की जो अपर स्किन है ना, बस वहीं तक पहुंच पाती है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आपकी वो होती सी वाली, तो वो पेनिट्रेट भी कर जाती है आपकी बॉडी में, और फिर आपको स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी सफर करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन ओजोन उसको रोक देता है, right. This is responsible for delayed tanning and burning. It enhances skin aging and significantly promotes the development of skin cancer. Exposure to UVB rays can cause DNA and cellular damage in living organism, and most solar ultraviolet B is filtered by the atmosphere, ठीक है। मोस्ट को पेनिट्रेट फिल्टर कर देता है, बट उसके बाद भी कुछ अमाउंट पहुंच ही जाता है आप तक, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, इसका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मिलता है आपको इसका, तो आपके डीएनए में भी चेंजेस हो सकते हैं और आपको सेल्स वगैरह भी डैमेज हो सकते हैं, आपको स्किन कैंसर होने के भी चांसेस हैं, राइट। या आपकी स्किन की एजिंग को भी बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन स्किन की सिर्फ अपर लेयर तक ही पहुंचता है, पूरा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। और वैसे भी मोस्ट तो एब्जॉर्ब हो ही जाती है ओजोन के थ्रू, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी पहुंच जाती है, क्लियर। नाउ ए, इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, यानी कि धीरे धीरे आएगी आप तक। इट अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। 95% ए वाली पहुंचती है, 5% बी वाली पहुंचती है। इट पेनिट्रेट इनटू डीपर लेयर ऑफ द स्किन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट टैनिंग। जो अब स्किन काली हो जाती है धूप में जाने से, वो इस अल्ट्रावायलेट ए की वजह से होती है। इट एनहांसेस द डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर, क्लियर है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी था, ये तीनों जानना आपको, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम पूरा मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, अगर सारी चीजें हर लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे तो कभी लेक्चर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओजोन अगर कहीं पे हमें मिलती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शायद जुपिटर के मून पर भी ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो सकती है, हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। मगर ओजोन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर ये प्रेजेंट है किसी के एटमोस्फेयर में तो एक चांस है, ठीक है। ह्यूबल स्पेस टेलीस्कोप से ये डिस्कवरी हुई है। ह्यूबल स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सब मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ओके। नाउ दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज पर्टिकुलरली हार्मफुल टू मैनी स्पीशीज, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम ऑल्सो रिमेंबर दैट इट इज ऑल्सो यूजफुल टू सम अदर स्पीशीज, ठीक है। कुछ स्पीशीज के लिए हार्मफुल है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जिनके लिए यूजफुल भी है। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आते हैं कि इट इज हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग लाइफ, ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए हार्मफुल नहीं है, कुछ के लिए बेनिफिशियल भी है, ओके। दो कंपोनेंट बी और सी, ठीक है, इनकी वेवलेंथ 290 से नैनोमीटर, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो बी और सी होते हैं, ठीक है, ये डैमेज कर सकते हैं डीएनए को। इट कैन ट्रिगर म्यूटेशन, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट इन ह्यूमन, ठीक है, ये अभी हमने जान लिया। अल्ट्रावायलेट रे हैज ऑल्सो बीन नोन टू इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ। अगर ये पहुंचती धरती तक तो प्लांट ग्रोथ को भी इनहिबिट करेंगी, और सभी ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स पर ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट क्रिएट करेंगी। और ओजोन लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट कंप्लीटली एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट बी एंड सी रेडिएशन, ठीक है। बी कंप्लीटली तो एब्जॉर्ब नहीं करता, हमने देखा ऑलमोस्ट 5% तक पहुंच सकती है, ठीक है। सी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन लेयर फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है हमें, जो कि 15 से 35 किलोमीटर है अबव ग्राउंड। वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम शो साइन ऑफ ओजोन। कई प्लैनेट्स, कई मून्स ऐसे हैं सोलर सिस्टम में जहां पर ओजोन देखने को मिलती है हमें। तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि मे बी यहाँ पर ह्यूमन लाइफ हो सकती है कल को पॉसिबल। आफ्टर सैटर्न जुपिटर हैज द मोस्ट मून्स। अब ये अगर आप 2017 से ट्रेस करेंगे ना, तो नए नए मून की डिस्कवरी होती रहती है सैटर्न और जुपिटर के अराउंड, और ये इनकी पोजीशन बदलती रहती है, कभी ये नंबर 1 है, कभी वो नंबर 1 है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट के लिए हम मान लेते हैं
कि जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स, ओके, एंड सेलेस्टो इज वन ऑफ द जुपिटर्स लार्जेस्ट मून एंड थर्ड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम आफ्टर गैनीमेड एंड टाइटन। ठीक है, गैनीमेड और टाइटन सैटर्न के मून है, ये दो सबसे बड़े माने जाते हैं सोलर सिस्टम में। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा जुपिटर का कैलिस्टो। ठीक है, Callisto is primarily composed of water ice, rocky material, sulfur dioxide and some organic compound, not important again, not that important, heavily cratered है। Cratered होने का मतलब ये है कि इस पे काफी एस्टेरॉइड कॉमेट्स का अटैक हुआ है। ठीक है, इट लैक्स द एक्सटेंसिव सीस्मिक एक्टिविटी, जैसे हमारे अर्थ पे देखने को मिलता है अर्थक्वेक, मार्स पे देखने को मिलते हैं मार्स क्वेक्स, ओके, मून क्वेक्स, इस टाइप की चीजें यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ओके, जबकि जुपिटर की दूसरे मून है आयो एंड यूरोपा, उन पे हमें सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, राइट। तो जियोलॉजिकली इनएक्टिव है ये वाला मून एटलिस्ट। ठीक है, तो उसमें से काम की बातें हमने जान ली। चलिए पीएमएलए, अब इसके बारे में ना कुछ बातें समझिए। सी, जब पीएमएलए लेकर आया गया था ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था, जब इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात की गई थी और फिर इंडिया ने भी इसको इनेक्ट किया 2002 में, तो इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था ब्लैक मनी जनरेटेड थ्रू इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ग्रेव थ्रेट टू इकोनॉमी। ठीक है, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग से जो पैसा जनरेट हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लैक मनी है, तो ये ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी को या वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए ड्रग ट्रैफिकिंग से जनरेट होने वाले मनी को लॉन्डर होने से रोकने के लिए बनाया गया था पीएमएलए एक्ट 2002। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, बट ओवर द ईयर काफी सारे अमेंडमेंट होते चले गए और ये सब बदल गया और इसमें काफी सारे ऐसी चीजें भी ऐड कर दी गई जो कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था नहीं एग्जैक्टली। ओके, नाउ सी, हम सिर्फ इसलिए देख रहे थे कि इससे इकोनॉमी को थ्रेट हो सकता है, इट कैन डिस्टेबलाइज द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एंडेंजर द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। यूनाइटेड नेशन इस ड्रग प्रॉब्लम को सीरियसली लेता है 1988 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स, फोकस ऑन द वर्ड नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इन पे एक कॉन्फ्रेंस होती है, यूएन का एक कन्वेंशन आता है। ठीक है, वो वहां पे कहता है सभी कंट्रीज को कि प्लीज आप लोग मेजर्स लीजिए टू प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ ड्रग क्राइम। ओके, फिर इसके बाद 7 मेजर इंडस्ट्रियल नेशंस मिलते हैं एक और समिट में पेरिस में 1989 और वो स्टैब्लिश करते हैं एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, वही जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, ये मैंने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में आपको एफएटीएफ वगैरह करवाया हुआ है। ओके, तो 1989 में दे स्टैब्लिश द एफएटीएफ टू एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड रेकमेंड मेजर्स टू टैकल दिस मैनेज। ठीक है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट बात की और 1990 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सभी मेंबर कंट्रीज को कहा टू इनेक्ट ए सुटेबल लेजिस्लेशन, एक लॉ बनाइए अपनी कंट्री में टू प्रिवेंट दी लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी, ड्रग से आने वाला जनरेट होने वाला मनी रोकने के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस रिकमेंडेशन को यूज किया एफएटीएफ के एक लेजिस्लेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए टू प्रिवेंट दी ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन क्योंकि ये एक ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन होता है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ड्रग्स जा रही है, अफगानिस्तान से इंडिया आ रहा है जैसे, राइट, तो इसके लिए एक स्पेशल सेशन हेल्ड किया यूएन ने इन 1998 और फिर यहाँ पे कहा गया कि अब वर्ल्ड को जरूरत है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, फिर इंडियन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फोर्स में आया 2005 में। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया। नाउ द फोकस ऑफ द लॉ इज ऑन कॉम्बेटिंग द लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी। ठीक है, फोकस होना था ड्रग मनी पर सिर्फ। ठीक है, 2002 में हमने इसी पे फोकस किया, लेकिन इसके साथ हमने कुछ और भी ऑफेंसेस जोड़ दिए जो इंडियन पीनल कोड का पार्ट थे या नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का पार्ट थे, हमने इनको भी इस एक्ट में इंक्लूड कर दिया। बट ओवरऑल ये डिफरेंट कैरेक्टर एज्यूम करता चला गया ड्यू टू अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। क्राइम प्रोसीड्स विच आर लॉन्डर्ड सिर्फ उनको ही नहीं देख रहा है, नॉट ओनली द पर्सन इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द क्राइम। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व वो सिर्फ उन पर्सन के लिए बनाया गया था, बट आपने उसके बाद क्या किया, आपने ऐसे पर्सन को भी जोड़ना शुरू कर दिया उसमें विच हु हैव नथिंग टू डू विद द क्राइम बट हैव सम इन्वॉल्वमेंट एट अ लेटर स्टेज इन लॉन्ड्रिंग प्रोसेस आर ऑल्सो नाउ गिल्टी। अब सी, आपने कहीं किसी से कोई मनी लिया, ठीक है, जैसे मिस्टर केजरीवाल को मान लेते हैं, चलिए इनको कभी किसी ने कोई मनी दिया, लेकिन यहां पर जो कंपनी थी उसने ये सब मनी जो जनरेट किया था वो किसके थ्रू किया था, ड्रग्स के थ्रू। ठीक है, फिर सपोज उन्होंने कोई इलेक्ट्रल फंडिंग दी हो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, ठीक है, तो ये मनी जब ड्रग से जनरेट हुआ तो ये आ रहा था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पर्सन इन्वॉल्व थे, जो कंपनी इन्वॉल्व थी, ये सब पर्सन गिल्टी होने चाहिए थे ओरिजिनल एक्ट के अकॉर्डिंग, बट उसके बाद ये मनी जब इस आदमी के पास पहुंचा, इसको नहीं पता कि पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है या ये ड्रग से जनरेट हुआ था, इसने उस पैसे को ले लिया फॉर वॉट एवर पर्पज। ठीक है, तो
अब ये पर्सन भी गिल्टी हो गया, ये अमेंडमेंट की वजह से हुआ, ठीक है। Now it also covers the person who have nothing to do with the crime but have some involvement at a later stage in the laundering process, also guilty under this law. ठीक है, तो ये एक पॉइंट समझ में आया आपको। But the most serious aspect is that it includes a large number of offences in the schedule which have nothing to do with the original purpose of this law. अब आपने ऐसे offences भी इसमें जोड़ दिए जिनका exactly ड्रग्स से ही कोई लेना देना नहीं था, राइट right? जैसे आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जोड़ दिया कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने रिश्वत ली है तो उसको भी अरेस्ट करो, लेकिन उसको आपने किसके बराबर कर दिया, इस ड्रगिस्ट के बराबर कर दिया आपने, उसको भी इस एक्ट के अंडर में जोड़ के कि आपने भी रिश्वत ली है ना तो आप भी अब इसी के बराबर आ गए हो, राइट। तो इस एक्ट का जो ओरिजिनल पर्पस था वो डिफीट हो गया काफी हद तक। जो यूएन रेजोल्यूशन था, इट ओनली टॉक अबाउट द ऑफेंसेस ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी, ठीक है। दिस वाज कंसिडर्ड द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक क्राइम एंड इट हैज पोटेंशियल टू डिस्टेबलाइज द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एंडेंजर द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। अब हमने जब ये इनेक्ट किया, हमने इनेक्ट किया अंडर आर्टिकल 253। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 253 हमें कहता है इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है। तो अब ये जो कन्वेंशन था ड्रग लॉ पे यूएन का, हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते थे, राइट। तो हमने इसके लिए एक लॉ इनेक्ट किया, लेकिन ये आर्टिकल एक बात और कहता है कि आपको जो लॉ इनेक्ट कर रहे हो इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिए, वो लॉ कन्फाइंड रहना चाहिए उसी सब्जेक्ट मैटर पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में बात हुई है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में बात किसकी हुई थी? ड्रग्स से जनरेट होने वाले मनी की, लेकिन हमने यहां पर ड्रग्स से जनरेट होने वाले मनी के अलावा भी और भी प्रोविजंस ऐड कर दिए इसके शेड्यूल ऑफेंसेस में, राइट। तो इंडिया ने यूज किया, इंडिया ने इनेक्ट किया ये लॉ अंडर आर्टिकल 253 एंड आइटम 13 ऑफ यूनियन लिस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएन रेजोल्यूशन रेफर टू अबव दैट कैन ओनली बी ड्रग मनी, ठीक है। सिर्फ ड्रग मनी से रिलेटेड होना था, लेकिन हमने बाद में कई बार अमेंडमेंट करते चले गए एंड नाउ इट कंटेन्स सच ऑफेंसेस विच आर ईदर ऑर्डिनरी ऑफेंसेस लिस्टेड इन आईपीसी और फॉर विच देयर आर स्पेशल लॉज इन फोर्स। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उस एक्ट के अंडर में उस आदमी को अरेस्ट कीजिए कि आपने रिश्वत कैसे ली एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने, उसको आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्यों अरेस्ट कर रहे हो, right? So this law has deviated from original scheme and it has now become the draconian. The provisions are now being used in other schedule offences too without mitigating their rigor, offences which by their very nature do not generate crime proceeds of a scale which can destabilize the economy and endanger the sovereignty of the nation that being tried under this law, ठीक है। जैसे एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑलरेडी है 1988, ठीक है, ये एम करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स को करप्शन नहीं करने देना है, बट इस एक्ट को भी हमने ऐड कर दिया पीएमएलए के शेड्यूल में इन 2009। तो अब पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जो शेड्यूल है उसके शेड्यूल में हमने ऐड कर दिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी, ठीक है। तो अब ये है मोस्टली ड्रग्स से जनरेट होने वाले क्राइम के लिए, और ये है एक नॉर्मली ब्राइबरी का केस है, तो आपने यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया, इसको भी और इसको भी। Now PMLA now applies with all its rigor to public servant. The public servant charged with corruption and a hardcore drug trafficker are now treated alike. Okay, PMLA is that an accused under this law is presumed to be guilty until proven innocent. Now ये वो चीज है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि कानून जो होता है डेमोक्रेसी वो क्या कहता है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट पीएमएलए एक्ट कहता है यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो ये जो मनीष सिसोदिया है, केजरीवाल है, संजय सिंह, ये सब क्यों अरेस्ट हैं, क्यों जेल में पड़े हुए हैं? बिकॉज यू आर प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा नेचुरल लॉ होता था ना उसका जस्ट अपोजिट बनाया गया है इस एक्ट को। आपको इनोसेंट प्रूफ होना होगा तभी बाहर आ पाओगे आप, राइट। तो ये जो सेक्शन 545 इस एक्ट का ये बहुत ड्रैकोनियन है। इट गिव जज दैट जज कैन गिव बेल ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट एन अक्यूज्ड इज इनोसेंट। जब तक जज को ये ना लगे कि ये इनोसेंट है तब तक बेल दे ही नहीं सकता वो। अब ये बेल प्रोविजन जो था ना, ये सेक्शन 45 वाला, ये बहुत ज्यादा गलत था, तो इसको खुद सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2018 में कि ये बेल प्रोविजन गलत है। ये जो आपका सोच है कि आप इनोसेंट प्रूफ नहीं होने तक गिल्टी माने जाओगे, ठीक है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट ने, ठीक है, कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 24, 14 और 21 को। बट पार्लियामेंट तुरंत गवर्नमेंट ने इसको फिर से रिस्टोर करवा दिया अमेंडमेंट करके, और फिर उसके बाद 3 जज बेंच ने इसको अपहोल्ड भी कर दिया कि ये अमेंडमेंट ठीक है अब। ओके, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू कर्ब द लॉन्ड्रिंग ऑफ ब्लैक मनी एंड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग डिस्टेबलाइज। ये जो ऑब्जेक्टिव था इसका, इससे थोड़ा
डिस्प्लेस हो चुका है ये एक्ट। वैसे पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए ज्यादा यूज किया जा रहा है। नो सी अगेन कच्चा थी वो कोई है, दोज इन पावर शुड नॉट रेक अप इश्यूज दैट अफेक्ट टाइज विद नेबर्स, और ये खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। इन 2022 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्ड राज्यसभा दैट कच्चा थीपू लाइज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ठीक है, जब 22 में आप खुद कह रहे हो कि वो श्रीलंका का ही है, तो फिर अब 24 में चुनाव आते आते आपको कौन सी परम ज्ञान मिल गया कि नहीं कच्चा थी वो गिफ्ट कर दिया कांग्रेस ने। ठीक है, नो टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया वॉज सीडेड टू श्रीलंका। ठीक है, द एरिया वॉज पार्ट ऑफ द जमींदारी ऑफ राजा ऑफ रामनाथपुरम सिंस 1803। तो बाद में ये ब्रिटिशर्स और सैलून के बीच का इशू बना था। ठीक है, इसके बाद छोड़िए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमने जान लिया काफी। यहाँ पर गवर्नमेंट एक नई चीज लेकर आई है कि क्वालिटी इंश्योर करना। अब देखिए सोलर पैनल में क्या जबरदस्ती इनकी क्वालिटी ना खराब बनाई जाती है, क्योंकि होता क्या है, सोलर पैनल है आपका, यहाँ से सनलाइट आना शुरू हुई, तो जैसे सनलाइट इस पे पड़ेगी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमना शुरू कर देंगे इधर से उधर। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता है क्या, ओवर द टाइम ये सोलर पैनल के अंदर जो सेल्स लगाए जाते हैं ना, वो इतने कमजोर बनाए जाते हैं कि इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। और क्यों ऐसा होता है, जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि खराब नहीं होंगे तो रिप्लेस कैसे करेंगे फिर लोग, राइट। तो क्वालिटी का इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट एक रूल बनाकर लाई है, अप्रूव्ड मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स ऑर्डर 2019। ओके, दिस रिक्वायर द मॉड्यूल मेकर्स टू सबमिट एन इंस्पेक्शन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, एनआईएसई जाकर इंस्पेक्ट कर सकता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कि आप जो सोलर पैनल बना रहे हो उनकी क्वालिटी कैसी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, आपको अगर सर्टिफिकेट मिल गया कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे कॉम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट के टेंडर्स में, राइट। नाउ ये जो लिस्ट बनाई जाएगी ऐसे ही कंपनीज की, मैन्युफैक्चरर्स की जो बहुत अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं, दिस इज एम्ड एट रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, जो कि 80% ग्लोबल सप्लाई करता है सोलर पैनल्स का। इंडिया हैज एम्बिशियस टारगेट रखा है, इंडिया ने 500 गीगावाट एनर्जी यानी कि हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे बाय 2030। इसलिए हमें जरूरत होगी हर साल 40 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी हर साल बढ़ाने की, जबकि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है अभी तक, हर साल हम सिर्फ 13 गीगावाट ऐड कर पा रहे हैं, जबकि हमको करने की जरूरत है 40 गीगावाट। A significant fraction of India's solar power installation have been met by imports। अभी हम काफी ज्यादा import पर डिपेंडेंट हैं सोलर पैनल्स के लिए। This affects the interest of domestic panel manufacturers who have to pay the government to certified। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इन कंपनीज को एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे और पेपर वर्क से गुजरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सर्टिफिकेशन के लिए जो भी फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी तो इनकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। while at the same time losing out orders on the cheaper Chinese panel। चाइना के पैनल एक तो ऑलरेडी चीपर है और उसको इस तरह की किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। This means that domestic manufacturers should be subject to stringent quality checks and not be allowed to compromise on cost and quality merely on nationalistic ground। ओके, तो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए बनाया जा रहा है। बाकी ये सब छोड़िए, ये सब बोल बच्चन टाइप की चीजें, चुनाव में चुनाव है तो चल रहा है, हमें उसमें नहीं जानना है। 6 शेड्यूल पे हम ऑलरेडी मेंस 450 में एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो पूरा टॉपिक आपने वहां से समझा होगा। अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो आप देख लेना। ठीक है, बाकी अभी वहां पर कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज होने के बाद वहां पे सिर्फ 2 अपेक्स बॉडी है, एक लेह अपेक्स बॉडी है, लेह प्राइमरीली बुद्धिस्ट एरिया है, ये बुद्धिस्ट मेजोरिटी यहाँ रहती है। दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये प्रोमिनेंटली शिया मुस्लिम्स हैं, राइट। तो ये दोनों साथ आए 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर, राइट। अभी एक एक्सिस्टिंग लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल था लेयर कारगिल में, बट ये पावरलेस रह गया आफ्टर नेशनल गवर्नमेंट ने लद्दाख को यूटी बनाया है, पहले हुआ करता था ये। ओके, सो ये दोनों ही जो बॉडीज हैं दे हैव कंटेंडेड कि हमें 6th शेड्यूल चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब थी ना हमारी, और या है, उसने भी कहा था कि 97% ऑफ 2.74 लाख पॉपुलेशन जो है लद्दाख की वो ट्राइबल है, 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है। तो उसने भी रेकमेंड किया था 2019 में कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाना चाहिए। अब इनका कंसर्न क्या है, इनका कहना है कि हमारे लोकल रिसोर्सेज पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लक्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट। 5 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट रीजन में विजिट किए हैं इन 2022। तो उससे क्या होता है, बिल्ट अप एरिया टाउन का बढ़ जाता है, यानी कि और होटल्स बनाने पड़ते हैं और रेस्ट रूम्स, हाउसेज, ये सब बनाने की जरूरत पड़ती है टूरिस्ट को कैटर करने के लिए। आप देखिए कि 1969 में बिल्ट अप एरिया लद्दाख का कितना था, जस्ट 36 हेक्टेयर, और आज कितना है 196 हेक्टेयर। ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंक्रीजिंग टूरिस्ट फुटफॉल, तो इससे प्रेशर पड़ रहा है लद्दाख के रिसोर्सेज पर, पर्टिकुलरली वाटर। एक तो वैसे ही वहां वाटर की बहुत स्कैसिटी, और टूरिस्ट जब ज्यादा जाते हैं तो वो और ज्यादा वाटर को कंज्यूम करते हैं।
राइट, ये कह रहे हैं कि हमें टूरिज्म चाहिए, टूरिज्म रहे हमारे यहाँ वो अच्छी चीज है, बट ये सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए। सस्टेनेबल टूरिज्म इज लाइक कि जैसे रिस्ट्रिक्शन हो कि एक मंथ में इतने ही नंबर ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं, राइट, ताकि और ज्यादा रोड्स वाइडन करने की जरूरत ना पड़े, और ज्यादा ब्रिज ना बनाने पड़े, और ज्यादा होटल्स ना बनाने पड़े, और ज्यादा वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, ठीक है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे फ्लड, लैंडस्लाइड, एक्सट्रीम रेनफॉल, फ्लैश फ्लड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के इंसिडेंट ऑलरेडी होने लगे हैं लद्दाख में। तो वो उस चीज को लेकर वरी हैं। और लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर भी देखोगे अगर आप, तो 2011 में जब रिकॉर्ड हुआ था तो ये -23 तक चला जाता था, लेकिन अब पिछले 3 साल में कितना गया, -16, 18, 16। ओके, तो ये भी दिखाता है कि वहां पर गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, right? और मेन चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है माइनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज की नजर है लद्दाख पर। टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज तो अपनी जगह है, ठीक है, इसके अलावा माइनिंग रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स वगैरह लगाना, उसके लिए प्रमोट करना चाहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद ये है कि जैसे जैसे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं तो एक क्रेज चल पड़ा है रील वालों में कि हम बाइक लेके जाएंगे लद्दाख में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ब्लैक कार्बन एमिशन होते हैं, और ब्लैक कार्बन एमिशन जो होते हैं वो स्नो पे सेटल हो जाते हैं, और इसका जो एल्बिडो होता है जो कि 90% करीब होता है, इसका एल्बिडो डिक्रीज होने लगता है, और यहाँ पर अब वो हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो और ज्यादा मेल्टिंग होगी, और ज्यादा ग्लेशियर हमारे जो होंगे वो मेल्ट होंगे, राइट। चलिए यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग काम की न्यूज पे आते थे। इसराइल ने शिफा हॉस्पिटल पे काफी बम्बार्डमेंट की थी, अब उसने छोड़ दिया है 2 वीक तक रेड करने के बाद, और देखिए यहाँ पे करीब 20 पेशेंट्स मारे गए हैं। ओके, लेकिन इनका कहना है, इसराइल क्लेम कर रहा है कि नहीं, इस हॉस्पिटल में काफी सारे टेररिस्ट छुपे होते हैं, हमने करीब 200 मिलिटेंट्स को मार गिराया है इस हॉस्पिटल में। बट लोगों का कहना है कि यहाँ पे काफी सारे पेशेंट्स मारे गए हैं इस रेड के दौरान। जर्मनी ने फाइनली कैनबीस को लीगल बना दिया है, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप 25 ग्राम तक ड्राइड कैनबीस कैरी कर सकते हैं, एंड कल्टीवेट भी कर सकते हैं 3 मारिजुआना प्लांट्स एट होम, ठीक है। बाकी हमारे एमपी में तो खुल के मिलता है, इंदौर आ जाइए कभी भी मिल जाएगा, दिल्ली में ही मिलता है, सब जगह ही मिलता है इनफैक्ट। हवाना सिंड्रोम वाज नथिंग, बट एक्चुअली क्या था कि क्यूबा के हवाना में अमेरिकन कुछ सेटल थे, इनके जो डिप्लोमेट्स वगैरह थे वो कहते थे कि हमें रात में एक अजीब से आवाजें आती है, ठीक है, और वो आवाज ऐसी होती है जैसे दिमाग में अंदर से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, राइट। तो उनका कहना है, पहले ये लगा था कि शायद नेचुरल साउंड है, बट इससे ना उनकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होने लगी थी। तो फिर बाद में अभी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये रशियन इंटेलिजेंस से लिंक है, कुछ ऐसा वेपन यूज कर रहे हैं जिससे हमारे दिमाग पर असर पड़ रहा है। ओके, ओके, बाकी के स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।